हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। माई सेल्फ निधि पाराशर। और बेटा पीपीएस के लेक्चर सीरीज में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 6। उसमें हम क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स किसे कहते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, कितनी टाइप की एरर्स जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोड्यूस हो सकती हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं एग्जाम के लिए। फिर हम कुछ सी लैंग्वेज के बेसिक्स पढ़ेंगे कि जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो क्या क्या हैं, कौन कौन सी चीजें मिलेंगी जिनकी हेल्प से हम अपनी प्रोग्रामिंग को करना स्टार्ट करेंगे। और फिर उसके बाद हम AKTU में जो इससे रिलेटेड PYQs हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ये जो लेक्चर है ये आप लोगों को पार्ट 1 और पार्ट 2 में मिले, तो आज मैं इसको लेक्चर को लेना स्टार्ट करती हूँ और अगर ये लॉन्ग होगा, ये लेंदी होगा तो मैं इसको बीच में स्टॉप करके फिर इसका पार्ट 2 बनाऊंगी बेटा। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो चीज हमें समझनी है वो है सिंटेक्स। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटेक्स का क्या मतलब होता है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पहले इसको नॉर्मली समझते हैं कि सिंटेक्स का मतलब क्या है। देखिए बेटा, अभी एक सिंपल एग्जांपल मैंने लिया कि सपोज अभी तक मैंने जितनी भी आपको दो तीन प्रोग्राम्स जो हमने सिंपल किए हैं उन प्रोग्राम्स की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैंने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h, है ना। और फिर उसके बाद मुझे लिखना है void main। void main के बाद मैंने लिखा printf हेलो, मुझे हेलो प्रिंट करना है और उसके बाद मैंने कर दिया बंद। मान लो ये मैंने 1-2 लाइन का कोड अपना लिखा, तो सिंटेक्स का मतलब क्या है। अब ये देखो, जो हमने यहाँ पर लिखा है कि हमें जब भी हेडर फाइल को इंक्लूड करना है तो हेडर फाइल इंक्लूड करते हुए हमें लिखना है हैश इंक्लूड, उसके बाद ये लेस देन वाला सिंबल लगाना है, फिर stdio.h और फिर इसको क्लोज करना है। तो सिंटेक्स का मतलब क्या हुआ कि जो रूल्स हैं एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी इंस्ट्रक्शन को लिखने के जो रूल्स होते हैं उन रूल्स और स्टैंडर्ड्स को हम सिंटेक्स कहते हैं। जैसे अगर हेडर फाइल इंक्लूड करनी है तो मुझे क्या लिखना है, पहले लगाना है हैश फिर लगाना है इंक्लूड, तो ये रूल है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं हैश ना लगाऊं खाली इंक्लूड लिख दूं, तो उस केस में ये मेरा सही हो जाए, गलत हो जाएगा। जैसे अब यहाँ देखिए मैंने मेन लिखा, मेन के बाद हमने कहा कि सिंटेक्स का पार्ट है, रूल है कि जब भी हम मेन फंक्शन को लिखेंगे उसके बाद ये ओपन करेंगे ब्रैकेट को और फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, है ना। ये रूल है। अगर मैंने ये काम नहीं किया तो सिंटेक्स, तो फिर प्रॉब्लम, रूल मैंने फॉलो नहीं किए। और वो ये रूल हम किसके लिए फॉलो कर रहे हैं बेटा, कंपाइलर के लिए फॉलो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअली क्या है कि ये जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं ये प्रोग्राम हमें आता है ना, हमने एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख दिया, लेकिन इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कौन करेगा, कंप्यूटर इसे एग्जीक्यूट करेगा। तो कंप्यूटर को ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती। हम सी की बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती। तो हमारे प्रोग्राम के और कंप्यूटर के बीच में कौन है जो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को कंप्यूटर को उसकी लैंग्वेज में बदल के देगा, कंपाइलर, है ना। तो कंपाइलर क्या करेगा, हमारा प्रोग्राम रीड करेगा, उसको 0-1 की फॉर्म में चेंज करेगा और फिर लिंकर जो है वो उसे रन टाइम लाइब्रेरी से लिंक करके फाइनल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनाता है। ये तो हमें पता है। तो अब क्या है कि कंपाइलर को सिर्फ और सिर्फ सी की प्रोग्रामिंग, जो सी प्रोग्रामिंग है उसका सिंटेक्स पता है, मतलब उसके रूल्स पता है, उसकी ग्रामर पता है। देखो जैसे हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश की जो ग्रामर है उसके कुछ ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं। क्या कि इंग्लिश में मैंने कोई सेंटेंस लिखा, जैसे क्या, हेलो, हेलो के बाद मैंने लिखा एक्सक्लेमेशन मार्क, हाउ आर यू, हाउ आर यू। अब मैंने पूछा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के बाद मुझे लगाना है क्वेश्चन मार्क। तो ये इंग्लिश का रूल है कि जब आप कोई एक स्टेटमेंट लिखें, मान लीजिए आपने यहाँ पर ग्रीट किया किसी को, उसके बाद आपको एक्सक्लेमेशन लगाना है, फिर आपने क्वेश्चन पूछा तो क्वेश्चन के बाद आपको एक्सक्लेमेशन लगाना है, सॉरी क्वेश्चन मार्क लगाना है। आप नॉर्मल कोई सेंटेंस लिख रहे हैं क्या कि वेलकम टू गेटवे, है ना, वेलकम टू गेटवे क्लासेस, आपने ये लिखा, उसके बाद आपने फुल स्टॉप लगाना है। तो मतलब एक स्टेटमेंट या एक सेंटेंस खत्म होगा तो आपको फुल स्टॉप लगाना है। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ ग्रामेटिकल रूल्स हैं। जब हम इंग्लिश को लिखेंगे तो इंग्लिश के जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं वो हमें फॉलो करने होते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही जब हम किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करते हैं तो उस लैंग्वेज के भी कुछ ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं।
ग्रामेटिकल रूल्स को उस लैंग्वेज का सिंटेक्स कहा जाता है ना। तो क्या ग्रामेटिकल रूल है कि जब भी हम मेन लिखें उसके बाद ये पेयर ऑफ पैरेंथेसिस लगाएंगे ही लगाएंगे, फिर मेन के बाद इस ब्रैकेट को हम जरूर ओपन करेंगे। जब हम प्रिंटफ लिखेंगे तो पूरा लोअर केस में लिखेंगे, फिर ये ब्रैकेट लगाएंगे। प्रिंटफ में डबल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे, बिना डबल कोट के नहीं लिख सकते। जब भी हम कोई स्टेटमेंट खत्म कर लेंगे उसके बाद हम सेमीकोलन लगाएंगे। ये क्या है? ये सारे ग्रामेटिकल रूल्स हैं जो हमें जब हम सी प्रोग्राम बनाएंगे तो उन ग्रामेटिकल रूल्स का हमें ध्यान रखना है। एंड दीज ग्रामेटिकल रूल्स आर कॉल्ड एज सिंटेक्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। इन ग्रामेटिकल रूल्स को ही हम उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटेक्स कहते हैं। तो देखिए क्या है सिंटेक्स? अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिक्टेट द स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कि कैसे लिखेंगे, उसका क्या फॉर्मेट है लिखने का, क्या तरीका है इंस्ट्रक्शंस को लिखने का, किस तरह से इंस्ट्रक्शन को हम एक दूसरे से सेपरेट करेंगे, कौन कौन से सिंबल्स किस किस जगह पे यूज करेंगे, ये सारा उसके ग्रामेटिकल जो रूल्स हैं उनका पार्ट होता है और उसको हम उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटेक्स कहते हैं। चलिए, इट डिफाइंस हाउ कमांड्स एंड इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन अ वे दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट। किस तरह हम कमांड और इंस्ट्रक्शंस को लिखें। अब उसी चीज को यहाँ पर थ्योरेटिकली लिखा हुआ है ताकि एग्जाम में अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपके पास मटेरियल होना चाहिए जिसे देख के आप रीड करके उसको लिख सके और फिर उसे अपनी लैंग्वेज में समझा दें। फिर ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज इट्स ओन सिंटेक्स। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना सिंटेक्स होता है, लिखने का तरीका सबका अलग अलग होता है। जरूरी नहीं है कि हमने सी प्रोग्रामिंग पढ़ ली तो जावा में भी उसी तरह प्रोग्राम लिखे जाएंगे, नहीं, जावा में प्रोग्राम लिखने के रूल्स अलग हैं, ठीक है। तो which developers must follow to create valid and functional programs। मतलब जो डेवलपर मतलब जो प्रोग्रामर है उसको उस मान लो हमें सी का प्रोग्राम बनाना है तो हमें सी का सिंटेक्स यूज करना है। हम जावा का प्रोग्राम बनाएंगे तो जावा का सिंटेक्स यूज करेंगे। जिस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाना है उसके ग्रामेटिकल रूल जो है वो हमें फॉलो करने और फिर उसका प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। तो हर लैंग्वेज का सिंटेक्स जो है वो डिफरेंट होता है। Adhering to the programming syntax rules is crucial for writing valid error-free code that can be executed by the computer। मतलब valid का मतलब सही, जो सही, और error free का मतलब जिसमें कोई एरर ना आए, मतलब अपने प्रोग्रामिंग में लिखने में कहीं कोई मिस्टेक ना की हो। अगर आप मिस्टेक करेंगे तो वो जो प्रोग्राम होगा वो आपका 0-1 में चेंज नहीं हो पाएगा, कंपाइलर एरर प्रोड्यूस कर देगा, है ना। तो इसका मतलब बहुत सारी टाइप की एरर्स भी होती हैं जो आपके प्रोग्राम, जरूरी नहीं है आपने जो भी प्रोग्राम लिखा पहली बार में वो प्रोग्राम बिल्कुल सही लिखा हो, सही चल जाए, हो सकता है आपने कहीं मिस्टेक कर दी हो, है ना। और वो मिस्टेक्स भी अलग अलग टाइप की होती हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे किस किस टाइप की मिस्टेक्स होती हैं जिनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एरर्स आ सकती हैं, ठीक है। तो सिंटेक्स बेसिकली क्या हुआ, वो सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट वी नीड टू फॉलो while writing a particular program in a specific programming language. This particular thing is called as syntax of a programming language, है ना। rules that you have to follow to write a program in a specific language, in a specific programming language, those rules are called as syntax of that programming language, okay। चलिए अब देखें, तो this is the importance of syntax in programming। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, AKTU में ऑलरेडी आया हुआ है कि सिंटेक्स क्या है और सिंटेक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, सिंटेक्स की क्या इंपॉर्टेंस है आपकी प्रोग्रामिंग में। तो देखिए बेटा, सबसे पहली चीज कि क्लैरिटी और रीडेबिलिटी। एक आप पर्टिकुलर सिंटेक्स फॉलो करते हैं तो प्रोग्राम को देख के और प्रोग्राम को पढ़ के समझ में आता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया आपको कि सिंटेक्स कहता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन आप लिख चुके, जब वो इंस्ट्रक्शन एंड होगी तो एंड में आपको स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाना है, मतलब आपको सेमीकोलन लगाना है। तो प्रोग्राम में सेमीकोलन देख के हम ये समझ जाएंगे कि ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा, ये जो इंस्ट्रक्शन लिखा है, ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पर टर्मिनेट हो जाना है, ठीक बात है। तो ईज हो गई हमें। ये जो ब्रैकेट्स हैं ये हमें बता रहे हैं कि जो मेन की बॉडी है वो यहाँ से शुरू हो रही है और ये फंक्शन यहाँ पर खत्म होगा, तो ये नेचुरली इसकी रीडेबिलिटी इंक्रीज हो गई है। तो एग्जैक्टली यही मतलब है कि क्लैरिटी एंड रीडेबिलिटी जो प्रोग्राम की है वो इंप्रूव होती है। Clean and well-structured syntax enhances the code readability and makes it easier for the developers to understand, maintain and debug। Understand का मतलब जो लिखा लिखाया प्रोग्राम है उसको समझना, जो लिखा हुआ प्रोग्राम है उसको समझना। Maintain का मतलब है कि प्रोग्राम में कुछ चेंजेस अगर करने पड़े तो कर सके, है ना। और डिबग का मतलब है कि अगर हम उस प्रोग्राम को रन करते हैं तो रनिंग के टाइम पर या कंपाइलिंग के टाइम पर अगर उसमें कोई एरर आती है तो उस एरर को हम कैसे हटाएंगे। डिबगिंग का मतलब है
एक किसी लिखे हुए प्रोग्राम में एरर्स फाइंड आउट करना, एरर की प्लेस फाइंड आउट करना कि एरर कहां पे है, और फिर उसके बाद उस एरर को रिमूव करना। दिस होल स्टेप इज कॉल्ड एज डिबगिंग स्टेप। ओके, तो ये जो भी बात हमने की कि अंडरस्टैंडिंग, मेंटेनिंग द कोड एंड डिबगिंग द कोड इज इजियर when we do follow a particular syntax of a programming language, so it improves the clarity and readability of your code। ठीक, अगली चीज correctness and accuracy। Accurate syntax ensures that instructions are interpreted correctly by the computer और you can say आपने अगर syntax में कोई गलती करी है, भाई आपने ट्रांसलेटर बिठाया हुआ है कंपाइलर, अगर आपने syntax ही गलत लिख दिया तो कंपाइलर तो कहेगा मुझे तो समझ ही नहीं आ रही आप क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आपने प्रॉपर, मैं आपसे कहूं कि मैं इंग्लिश बोल रही हूं और मैं कंपाइलर से कहूं मेरी इंग्लिश को समझ के हिंदी में ट्रांसलेट करिए, अगर मैं इंग्लिश गलत बोलूंगी तो वो हिंदी बनाने में गलती करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सही कोड जो है वो करेक्टली 01 में मॉडिफाई हो जाए, जो बीच में इंटरमीडिएट डिवाइसेस हैं वो सारे के सारे ठीक से काम करें, उसके लिए भी आपका करेक्ट सिंटेक्स होना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखें, कंसिस्टेंसी एंड मेंटेनेबिलिटी। क्या मतलब हुआ कि कंसिस्टेंट जो सिंटेक्स की कन्वेंशन, कंसिस्टेंट मतलब एक जैसी, हमेशा जो एक काम को करने के लिए एक तरीके से लिखा जाएगा, तो आप कंसिस्टेंट रहिए सिंटेक्स को लिखने में। ये कैसे हेल्प करेगी? कैसे? ये कोलैबोरेशन अमंग डेवलपर्स एंड सिंप्लीफाई कोड मेंटेनेंस एंड अपडेट्स। मतलब क्या हुआ कि भाई हमने क्या कहा कि हम सी प्रोग्रामिंग जब भी करेंगे, देखो हमने सी प्रोग्रामिंग जब भी करनी है तो मुझे अगर कुछ मुझे प्रिंट करना है तो मैं इसी तरह प्रिंट करूं। तो जितने कंसिस्टेंट का मतलब है कि यही सिंटेक्स हमें फॉलो करना है। तो जितने भी प्रोग्रामर डेवलपर अगर काम करेंगे एक पर्टिकुलर कोड बेस के साथ, मतलब एक साथ मिलके काम करेंगे और वो सारे एक ही सिंटेक्स यूज करते हैं, एक ही तरीके से लिखते हैं, तो उससे क्या फायदा हुआ कि वो एक दूसरे का प्रोग्राम अगर पढ़ेंगे तो उन्हें पढ़ते समझ में आ जाएगा कि दूसरे वाले बंदे ने क्या इंस्ट्रक्शन लिखी है। तो कंसिस्टेंसी इस चीज में भी हेल्प करती है कि मल्टीपल लोग अगर एक कोड पे काम कर रहे हैं ना, तो उनके बीच में जो रूल्स हैं, मेथड्स हैं, वो कॉमन होते हैं। ठीक है। अब एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस, तो ये ऑप्टिमाइज्ड कोड एक्सट्रैक्शन और एग्जीक्यूशन में हेल्प करता है, क्योंकि आप सिंटेक्स को फॉलो करेंगे तो पहली बार में ही आपका कोड जो होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, कंपाइलेशन के टाइम पे कोई एरर्स नहीं आएंगी। तो दीज आर द बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट आर मैंडेटरी फॉर फॉलोइंग अ पर्टिकुलर सिंटेक्स ऑफ अ लैंग्वेज। और ये एग्जाम में भी पूछे गए कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग अ सिंटेक्स, अ प्रॉपर सिंटेक्स इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का कंटेंट ये कवर हुआ और आई होप आपको समझ में ये बात आ गई होगी। चलिए अब अगला जो टॉपिक है वो है एरर। एरर किसे कहते हैं? अभी अभी मैंने बताया था कि जब भी हम कोई कोड लिखते हैं तो जरूरी नहीं है कि जो कोड हमने लिखा वो बिल्कुल परफेक्ट कोड हो, है ना। अलग अलग लेवल पर उसमें कुछ ना कुछ गलतियां हो सकती हैं, कोड में मिस्टेक्स हो सकती हैं। अब जो लिखने के टाइम पर हम क्या करते हैं, जो प्रोसेस है वो क्या है, हम पहले एक प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे मान लो मैंने A.C नाम का कोई प्रोग्राम बनाया और उस प्रोग्राम को मैंने कंपाइलर को दिया। पहले कहाँ जाता है? प्री प्रोसेसर के पास, है ना। पहले कंपाइलर को दिया, उसने ऑब्जे फाइल बनाई, ऑब्जेक्ट फाइल बनाई, और फिर यहाँ पर लिंकर आया और लिंकर ने उसका एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बना दिया। ये हमें पता है, ये हम पढ़ चुके, है ना। जो भी प्रोग्राम मैंने लिखा उस प्रोग्राम को पहले कंपाइलर ने ऑब्जेक्ट कोड बनाया और फिर रन टाइम लाइब्रेरीज उसके साथ ऐड होके वो एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट हो जाती है। अब इन सारे स्टेप्स के बीच में अलग अलग स्टेजेस पर डिफरेंट टाइप की एरर्स आ सकती हैं, है ना। कभी एरर यहाँ पर आ गई, कभी यहाँ पर आ गई, है ना। कभी यहाँ पर फाइनली जब एग्जीक्यूट हो रहा है प्रोग्राम, ये जो A.exe है ये एग्जीक्यूट होगी, तो जब ये एग्जीक्यूट हो रही होगी तब एरर आ जाएगी। तो कहने का मतलब है कि जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम को लिखने से लेके फाइनल एग्जीक्यूशन तक के बीच में अलग अलग स्टेजेस होती हैं जिनसे होके हमारा प्रोग्राम निकलता है, और उन सब स्टेजेस में अलग अलग टाइप की एरर्स होती हैं जो आ सकती हैं। तो अगला जो हमारा जो पॉइंट है वो हमें ये समझना है कि कितने टाइप की एरर्स कोड में हो सकती हैं और वो टाइप की एरर कब आती हैं और किस स्टेज पर आती हैं। ठीक है, हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है उन एरर्स को हटाने के लिए या उन्हें अवॉइड करने के लिए कि हमारे कोड में वो एरर्स ना आए। ठीक है बेटा, चलिए देखिए तो क्या बात हुई। अब देखिए एरर्स आर क्या है। एरर्स आर फॉल्ट्स दैट अकर इन अ प्रोग्राम व्हिच मेक्स द बिहेवियर ऑफ द प्रोग्राम एबनॉर्मल। क्या मतलब हुआ कि प्रोग्राम जो काम करने के लिए आपको बनाया, आपने प्रोग्राम बनाया, वो काम आप नहीं कर पा रहे हैं, चाहे कुछ भी रीजन हो, चाहे आपका प्रोग्राम कंपाइल ना हो पा रहा हो, चाहे एग्जीक्यूट ना हो पा रहा हो, चाहे लिंक ना हो पा रहा हो,
कुछ भी कारण हो, अल्टीमेटली बात क्या है कि आपका जो प्रोग्राम है ना, वो प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है, जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा काम नहीं कर रहा है। तो उस केस में आप उसे क्या कहेंगे बेटा? उस केस में आप कहेंगे कि जो आपका प्रोग्राम है वो एरर्ड प्रोग्राम है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है ना। तो अब देखो, चलो देखिए कितने टाइप की एरर्स होती हैं, 5 टाइप की एरर है, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ध्यान से समझना है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा टॉपिक है, ठीक है। एक एक करके समझेंगे क्या मतलब है। पहला क्या है? सिंटेक्स एरर। नाम से ही समझ में आ रहा है, अभी अभी हमने क्या पढ़ा था? सिंटेक्स पढ़ा था, है ना। सिंटेक्स का मतलब क्या है कि जब हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके उसके रूल्स को यूज करके प्रोग्राम लिखते हैं, तो जो रूल्स होते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं, जो रूल्स का जिनका हम ध्यान रखते हैं, उसको हम सिंटेक्स कहते हैं, ठीक बात है। अब ये जो सिंटेक्टिकल एरर्स आई, सिंटेक्स एरर या सिंटेक्टिकल एरर एक ही मतलब है ना। सिंटेक्स एरर या सिंटेक्टिकल एरर कब आएगी? जब आपको उस प्रोग्राम को जब आप कंपाइलेशन के लिए भेजेंगे तो कंपाइलर कहेगा कि भाई आपने लिखने में कहीं ना कहीं कोई रूल ऐसा है जिसे फॉलो नहीं किया, है ना। कहीं आपने सेमीकोलन मिस कर दिया, कहीं आपने गलती से 2 सेमीकोलन लगा दिए, है ना, कहीं सेमीकोलन नहीं लगाना चाहिए था, वहां भी आपने सेमीकोलन लगा दिया, तो कहीं ब्रैकेट ओपन हो गया, क्लोज नहीं हुआ। तो इस तरह की जो ग्रामेटिकल रूल फॉलो नहीं होता, ऐसी वाली जो एरर्स होती हैं उनको हम सिंटेक्स एरर कहते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो एरर्स है ना, इनकी जिम्मेदारी किसने ली हुई है? कंपाइलर ने ली हुई है कि भाई अगर रूल्स में कहीं कुछ गलती हुई तो वो तो कंपाइलर की जिम्मेदारी है, कंपाइलर बताएगा कि प्रॉब्लम है। तो जब आप अपने कोड को कंपाइल करते हैं ना, तो कंपाइलेशन के टाइम पर ही कंपाइलर बता देता है कि भाई ये आपकी सिंटेक्स एरर है। जब हमने कंपाइलर पढ़ा था तो हमने ये चीज पढ़ी थी ना कि कंपाइलेशन जब करते हैं तो कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ रीड करता है और फिर एक साथ एरर दे देता है, पढ़ा था हमने। तो वो किस टाइप की एरर बताता है? सिंटेक्स एरर बताता है। आपके प्रोग्राम में अगर कहीं सिंटेक्स एरर है तो वो एरर कंपाइलर बता देगा। क्या एग्जांपल है सिंटेक्स एरर का? कौन सी एरर सिंटेक्स एरर होती है? देखिए, मिसिंग पैरेंथेसिस या फिर सेमीकोलन व्हाइल राइटिंग द कोड। आपने एक स्टेटमेंट लिख दिया और आपने सेमीकोलन लगाया नहीं, है ना, तो स्टेटमेंट टर्मिनेट ही नहीं हुआ। अब अगर मान लो ये है, ये देखिए, ये एक एग्जांपल हमने लिया था, यहां पर अगर मैं ये सेमीकोलन हटा दूं, ये लीजिए, मान लीजिए मैंने ये सेमीकोलन हटा दिया, तो ये क्या हुआ कि ये जो ब्रैकेट है ये प्रिंटफ है और ये जो ब्रैकेट क्लोज हुआ, ये तो एक ही चीज हो गई, इनमें कोई सेपरेशन हुआ ही नहीं, है ना। ये जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है ये खत्म हुआ ही नहीं। अब मान लो मैं गलती से इसके आगे एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख दूं, मैंने लिखा प्रिंटफ वर्ल्ड, अब ये यहां भी मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया मान लो, और मैंने बंद कर दिया, तो ये क्या कहेगा? कंपाइलर इसको कैसे पढ़ रहा है? प्रिंटफ हेलो, प्रिंटफ वर्ल्ड, ये तो एक ही बात है। तो प्रिंटफ को दो बार कॉन्सिक्यूटिवली कैसे लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। एक प्रिंटफ जब खत्म होगा तभी तो दूसरा प्रिंटफ आना चाहिए। 2 प्रिंटफ कॉन्सिक्यूटिवली कैसे आ जाएंगे? वो टर्मिनेट होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कंपाइलर समझेगा कि प्रिंटफ दिस, प्रिंटफ दिस। प्रिंटफ का सिंटेक्स तो ऐसा नहीं है। प्रिंटफ क्या है? एक बार प्रिंटफ लिखो, फिर डबल कोट्स के अंदर लिखो, फिर सेमीकोलन लगा दो। ये उसका सिंटेक्स है, ये उसके सेट ऑफ रूल्स हैं। आपने फॉलो नहीं किए तो कंपाइलर क्या कहेगा कि भाई एक प्रिंटफ के बाद दूसरा प्रिंटफ कैसे आ गया एक साथ? एक प्रिंटफ को पहले आपने टर्मिनेट तो किया ही नहीं। तो ये टाइप की एरर क्या कहलाती है बेटा? इस टाइप की एरर सिंटेक्स एरर कहलाती है ना। मिसिंग पैरेंथेसिस और सेमीकोलन व्हाइल राइटिंग द कोड, ये एक एग्जांपल आप याद रख सकते हैं। चलिए, डिस्प्लेइंग द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल विदाउट इट्स डिक्लेरेशन, क्या मतलब है इसका? देखो, ये देखो यहीं पर एक इसी एग्जांपल में देखते हैं। मान लीजिए मैंने क्या कहा कि यहां ये लो, इस स्टेटमेंट को मैंने चेंज किया और मैंने लिखा प्रिंटफ परसेंटाइल डी आई, ये लो, आई को प्रिंट करो। तो भाई कंपाइलर क्या कहेगा? कंपाइलर ने यहां से इसे कंपाइल करके 0 1 में चेंज करना स्टार्ट किया, है ना। अब यहां पर आके कंपाइलर को क्या कहा कि आप प्रिंट करो। क्या प्रिंट करो? आई की वैल्यू प्रिंट करो, है ना। आई की वैल्यू को स्क्रीन पर दिखाओ। भाई क्या है ये आई? कंपाइलर कहेगा व्हाट इज दिस आई? आई डोंट नो, है ना, आपने मुझे बताया तो है ही नहीं। कंपाइलर को हमें पहले बताना पड़ता है, क्या बताना पड़ता है? कि हम आई नाम का एक वेरिएबल अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे। कैसे बताना चाहिए हमें? कि हम यहां लिखते हैं इंट आई। इसके जरिए हम क्या बताते हैं कंप्यूटर को कि ये जो आई वेरिएबल है इसे हम यूज करेंगे। और मान लो मैंने इसकी कोई इनिशियल वैल्यू दे दी, मान लो मैंने इस वेरिएबल की कोई इनिशियल वैल्यू दी। क्या वैल्यू दी? ये लो, मैंने प्रिंट आई इज इक्वल टू 10 ये लिखा। तो जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो 10 प्रिंट हो जाएगा, है ना।
लेकिन अभी मैंने क्या किया कि मैंने ये कोई भी स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखा। तो अब इस केस में क्या हो रहा है, कंपाइलर क्या कहेगा कि भाई ये जो वेरिएबल की वैल्यू है ये किसकी वैल्यू प्रिंट करें, आई क्या है। तो ये जो एरर है, इस टाइप की एरर जो होती है वो आपकी सिंटेक्स एरर होती है। ठीक है, तो अगर आपको रिक्वायर्ड है तो मैं यहाँ पर साथ साथ इस चीज को यहाँ पर लिख भी देती हूँ। चलिए बेटा देखिए क्या मतलब हुआ एग्जाम्पल सिंटेक्स एरर का, कि हमने मेन लिखा और उसके बाद प्रिंट कर दिया। ये आपके रेफरेंस के लिए है, अगर आप एग्जाम्पल देना चाहें एरर का तो दे सकते हैं, है ना। प्रिंट कर दिया आई, है ना। तो इस केस में क्या हुआ, आपने वेरिएबल को डिक्लेयर करे बिना उसकी वैल्यू को यहां पर प्रिंट किया, है ना। तो हुआ क्या कि ये जो वैल्यू थी यहां क्या होना चाहिए था, साथ में इंट आई इज इक्वल टू 10, है ना। तो ये जो चीज है ना, ये जितनी भी चीज ये मैंने लिखा, दिस इज मिसिंग, दिस इज मिसिंग, ये आपके कोड में से मिसिंग है। तो आप डायरेक्टली आई की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, जबकि आई की वैल्यू कंपाइलर जो होगा वो कहेगा कि आई क्या है, हमें बताइए। पहले आपने हमें बताया नहीं, आई की वैल्यू पहले आपने प्रिंट कर दी। ठीक बात है। तो इस टाइप की एरर जो होती है वो सिंटेक्स एरर होती है। अगली दूसरी बात क्या बता रखी है कि सेमीकोलन मिस कर दो। अब आपने यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाया तो भी कंपाइलर बताएगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे इफ दिस इज मिसिंग, अगर यहाँ पर इफ सेमीकोलन क्या लिखे, इफ सेमीकोलन इज मिसिंग देन ऑल्सो इट इज सिंटेक्स एरर। तो कुल मिला के बात क्या हुई कि प्रोग्राम को लिखने में जो रूल्स फॉलो होते हैं उन रूल्स को अगर आपने फॉलो नहीं किया, बेसिक रूल्स लिखने के मेथड, तो वो जो होगी एरर वो होगी आपकी बेटा सिंटेक्स एरर। ठीक बात है। चलिए अब देखिए, अब अगले टाइप की जो एरर है वो है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर का मतलब क्या मतलब हुआ, कैसी एरर होती है रन टाइम एरर्स। देखिए हमें पता है कि जब भी मान लो, अब एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैं हैश इंक्लूड वगैरह नहीं लिख रही हूं, जब भी मैं एग्जांपल लिखूंगी तो मैं सीधा मेन फंक्शन के बाद इंस्ट्रक्शंस को लिख रही हूं। ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि कोड में कब किस टाइम पर ये एग्जीक्यूशन एरर्स आ सकती हैं। देखिए बेटा, मान लीजिए मैंने लिखा मेन, एग्जाम्पल है ये, ठीक है, मेन, और मेन के अंदर मैंने 3 वेरिएबल लिए, इंट a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 0 और c। ठीक है, और उसके बाद मैंने यहां लिखा c इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b, और फिर प्रिंटफ क्या कर रहे हैं हम, c इज इक्वल टू %d, और हम c की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। क्या करेगा ये कोड, हमने क्या सोच के कोड लिखा कि हमने मेन के अंदर 3 वेरिएबल लिए a b और c, a को इनिशियलाइज किया 10 से, b को इनिशियलाइज किया 0 से, मतलब ये इसकी इनिशियल वैल्यूज हैं। जब a बना तो उसकी इनिशियल वैल्यू है 10, b बना तो उसकी इनिशियल वैल्यू है 0, और जब एक c मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करके छोड़ दिया। अब c इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b मैंने ये लिखा, और फिर मैंने c की वैल्यू को प्रिंट कराया। अब देखो जो ये आपका स्टेटमेंट है ना, ये वाला स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है मैं कमेंट की तरह यहां लिख रही हूं, ये जो स्टेटमेंट है ये रन टाइम एरर जनरेट करेगा। रन टाइम एरर का मतलब कि जब आपका ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो उस टाइम पर ये एक एरर प्रोड्यूस करेगा। क्या कि देखो, इट विल प्रोड्यूस रन टाइम एरर बिकॉज इट मेक्स divide by 0, it makes divide by 0 कंडीशन। डिवाइड बाय 0 की कंडीशन बन रही है यहाँ, तो कैसे, क्यों, देखिए c इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b, कैसे हो गया, तो c की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू क्या है 10 और b की वैल्यू क्या है 0। तो इस तरह के जो एक्सेप्शंस होते हैं ना वो रन टाइम पर प्रॉब्लम करते हैं। भाई कंपाइलर ने क्या किया, कंपाइलर ने सिंटेक्स चेक किया, सब ठीक है, आपने डिक्लेयर भी कर रखे हैं वेरिएबल, सेमीकोलन भी लगा रखे हैं, कॉमा भी लगा रखा है, आपने स्टेटमेंट भी ठीक लिखा है, प्रिंट भी ठीक किया है, तो कंपाइलर ने तो कह दिया ठीक है, ओके फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपाइलर ने इसका 0-1 का कोड बना दिया, चेंज कर दिया। अब क्या हुआ, जब ये प्रोग्राम रन होने लगा
तो रन होने के टाइम पर ये सारी वैल्यूज एक दूसरे के अंदर वेरिएबल में गई, सी को हमने कंप्यूट किया, जब ये कंप्यूट होगा तो क्या होगा 10 डिवाइडेड बाय 0। तो ये डिवाइड बाय 0 कंडीशन जो होती है ना, ये एग्जीक्यूशन के टाइम पर एरर प्रोड्यूस कर देती है। क्या होता है कि भाई 0 से हम किसी चीज को डिवाइड नहीं कर सकते, इनफाइनाइट जैसी कंप्यूटर में कोई चीज नहीं होती, ठीक बात है। तो ये जो डिवाइड बाय 0 कंडीशन है ये क्या है, अनएक्सेप्टेबल, और ये आएगी कब, रन टाइम पर आएगी, उससे पहले बिल्कुल पता नहीं चलेगी। जिस टाइम आपका कोड एग्जीक्यूट हो रहा होगा उस टाइम पर ये एक्सेप्शन ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। तो इस टाइप की एरर्स को क्या कहते हैं, रन टाइम एरर्स। ठीक है बेटा, तो ये एग्जाम्पल में साथ साथ लिख के छोड़ रही हूँ कि एग्जाम में अगर आ जाए तो आप इन एरर्स के एग्जाम्पल भी साथ साथ बता पाए। चलिए, अब तीसरी टाइप की एरर है लिंकर एरर। लिंकर एरर का क्या मतलब होता है, कहां आती है, लिंकिंग के टाइम पर आती है। रन टाइम एरर कब आती है, रनिंग के टाइम पर, एग्जीक्यूशन के टाइम पर आती है ना। लिंकर एरर कब आएगी, लिंकिंग के टाइम पर आएगी। सिंटेक्स एरर कब आएगी, कंपाइलेशन के टाइम पर आएगी। समझ में आ गया हमें, किस टाइम पर कौन सी टाइप की एरर आएगी। अब ये देखो ये कब आती है, इसका एक एग्जांपल याद रखना है। कैसे कि आप सपोज कुछ ऐसा हो जाए कि लिंकिंग का मतलब क्या है कि जो रन टाइम लाइब्रेरीज हैं उन्हें हम अपने ऑब्जेक्ट फाइल के साथ लिंक कर रहे हैं, उस टाइम पर जो एरर आ गई वो लिंकिंग एरर है। कहां से कैसे हो सकती है बताओ। अगर मान लो मैंने गलत हेडर फाइल यूज कर ली, जैसे मैंने मिसिंग हेडर फाइल की, मैंने हेडर फाइल ही नहीं लगाई। अब देखो जैसे दिस मे बी ड्यू टू इनकरेक्ट हेडर फाइल्स। कैसे, जैसे मैंने लिखा एग्जांपल, मैंने लिखा हैश इंक्लूड, है ना, और यहां लिखा std, तो इसकी स्पेलिंग मैंने गलत कर दी। क्या किया मैंने, studio.h, मैंने मिसिंग हेडर, या फिर आपने गलत हेडर फाइल यूज कर ली, आपने हेडर फाइल वो यूज ही नहीं करी जो आपको हेडर फाइल यूज करनी चाहिए थी, है ना, तो इनकरेक्ट हेडर फाइल आपने लगाई। दूसरा अगला एग्जांपल क्या है, मोस्ट कॉमन लिंकर एरर कब आती है, जब हम मेन जो है, मेन फंक्शन, यूजर डिफाइंड मेन, जैसे अब लिखो क्या हुआ, जैसे मैंने लिखना होता है मेन, मैंने लिखा मेन वॉइड मेन या खाली मेन, है ना, तो उस केस में मैंने लिखा printf हेलो वर्ल्ड, और फिर मैंने इसको कर दिया बंद। अब जो हमारा सिंटेक्स है वो क्या कहता है कि दिस मेन विच वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज इनकरेक्ट, है ना, इट विल प्रोड्यूस एरर, it will produce linking error because it should be MAIN, it should be MAIN, that is lowercase, this should be in lowercase while this is written in upper case। ये जो M है ये कैपिटल बना दिया, जबकि ये M जो होना चाहिए था ये स्मॉल होना चाहिए था। तो जो आपका प्रोग्राम है उसमें जो भी कंपाइलेशन, जो भी काम शुरू होता है वो कहां से शुरू होता है बेटा, मेन से शुरू होता है, और मेन की जो स्पेलिंग है वो आपने गलत लिखी है। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ लिंकिंग एरर। ठीक है, लिंकिंग के टाइम पर आपका जो प्रोग्राम है वो रन टाइम लाइब्रेरी से लिंक नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रोग्राम का पता नहीं चलेगा कि प्रोग्राम की शुरुआत कहां से हुई। मेन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ सी प्रोग्राम। मेन क्या है, मेन फंक्शन जो है वो सी प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, देखो अभी फिलहाल जो जो टॉपिक्स यहाँ कवर हो रहे हैं ना, मैं इसके अलावा एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगी जिसमें छोटे छोटे जो इसके प्रॉपर प्रोग्रामिंग और अच्छे से पढ़ने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी, जो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर नहीं आती। तो वो एक लेक्चर में कंबाइन करके मैं आपको बेसिक कुछ चीजें बताऊंगी, जिससे कि आपको आगे कोई कंफ्यूजन ना बचे कि हम ये सब चीजें क्यों लिख रहे हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए अब क्या हुआ, वॉइड मेन, अब यहां पर मेन की स्पेलिंग गलत करने के कारण जो एरर आई उसे हमने कहा लिंकिंग एरर। ठीक है, तो तीन टाइप की एरर हमने कवर कर ली, कौन कौन सी, रन टाइम एरर और लिंकिंग एरर और कंपाइलेशन एरर। ये इनके एग्जांपल्स हैं जो आप एक बार देख के जाएंगे। चलिए, अब अगली है आपकी लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर का मतलब क्या हुआ कि कंपाइलेशन में तो आपने प्रोग्राम आपने लिखा, आपका कंपाइलेशन हो गया, है ना। देखो पहले एग्जांपल समझो, लॉजिकल एरर का एग्जांपल देखो। मैंने आपसे कहा कि आप 2 नंबर का सपोज एग्जांपल प्रोग्राम बनाओ, प्रोग्राम
टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल। आपको बनाना है प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल, है ना। और हमने लिखा क्या, देखो ये लिखा हमने मेन। बेटा मैं हेडर फाइल नहीं लिख रही हूँ एग्जांपल के लिए, सिर्फ कोड लिख रही हूँ, ठीक है। मेन, और फिर मैंने यहाँ लिखा फ्लोट आर, है ना, इज इक्वल टू सपोज 2.5, मैंने यही इनिशियलाइज कर दिया। और फिर उसके बाद मैंने प्रिंट किया प्रिंटफ एरिया इज इक्वल टू परसेंटाइल एफ, फ्लोट में आएगा, कॉमा, और फिर मैंने लिखा 2 इंटू 3.14 इंटू आर, 2πr। कहाँ गलती करी मैंने, देखो भाई, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। मैंने लिख क्या दिया, 2πr। मैंने तो सरकमफेरेंस कैलकुलेट कर दी, मैंने तो सर्कल की सरकमफेरेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यूज कर लिया, जबकि फॉर्मूला होना क्या चाहिए था, पाई आर स्क्वायर, 3.14 मल्टीप्लाइड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई आर। तो इस टाइप की जो एरर है जो कि प्रोग्रामर ने कर दी, प्रोग्रामर ने जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाया, उसका जो उसने लॉजिक सोचा वो लॉजिक ही उसने गलत लिख दिया। तो ऐसी एरर को लॉजिकल एरर कहते हैं। अब आपका ये जो प्रोग्राम है, जब आपने कंपाइलर को दिया तो कंपाइलर को तो ठीक लग रहा है भाई, कंपाइलर को में इंटेलिजेंस नहीं है, कंपाइलर को ये नहीं सोचना कि प्रोग्राम को क्या करना है, कंपाइलर को तो बस ये देखना है कि आपने जो कोड लिखा उसमें कोई वैसी कोई आपने कुछ सेमीकोलन तो नहीं छोड़ दिया, है ना, आपने कहीं ब्रैकेट मिस तो नहीं कर दिया, आपने ब्रैकेट ओपन करा लेकिन क्लोज नहीं करा, वो तो बस ये चीजें देखेगा। जो बेसिक सिंटेक्स है उस बेसिक सिंटेक्स को कंपाइलर चेक कर लेगा और चेक करके आपके कोड को 0-1 में चेंज कर देगा। अब ये प्रोग्राम जो है ना, इस प्रोग्राम में क्या प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉपर आउटपुट भी आएगा। जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये ना लिंक होने में कोई प्रॉब्लम करेगा, ना कंपाइल होने में दिक्कत करेगा, ना ये एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम करेगा, और जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट आप चाह कुछ और रहे होंगे और आ कुछ और रहा होगा। क्यों, क्योंकि आप तो चाह रहे हैं पाई आर स्क्वायर, है ना, रिजल्ट तो आना चाहिए पाई आर स्क्वायर, और आ रहा है किसके हिसाब से, 2πr के हिसाब से। तो इसका क्या मतलब है, अब देखो यहाँ पर ये कंफ्यूजन मत देना कि यहाँ मैंने एरिया लिखा है, क्यों, क्योंकि ये एरिया कोई वेरिएबल नहीं है, ये तो प्रिंटफ के अंदर लिखा हुआ आएगा एरिया इज इक्वल टू, और इसकी वैल्यू यहाँ दिख जाएगी, है ना। मैंने कोई वेरिएबल नहीं लिया एरिया नाम का, क्योंकि मैंने वेरिएबल यूज ही नहीं किया, ये तो बस एरिया लिखा हुआ आएगा। एरिया की वैल्यू हम कहीं स्टोर नहीं कर रहे हैं, साथ के साथ कंप्यूट होगी और साथ के साथ प्रिंट हो जाएगी। ठीक बात है बेटा। तो यहाँ पर एरर कहाँ आई, यहाँ एरर आई, यहाँ प्रॉब्लम है ना। फॉर्मूला इज रॉन्ग, फॉर्मूला इज रॉन्ग, एज it should be 3.14 multiplied by r multiplied by r. So this is a लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर है, किसकी एरर है, प्रोग्रामर की एरर है। इसकी पूरी जिम्मेदारी किसकी, प्रोग्रामर की। भाई प्रोग्रामर चेक करे कि जो आउटपुट उसे चाहिए था वो आउटपुट उस फॉर्म में उसे नहीं मिला, तो कहाँ गलती है। अब गलती किसे चेक करनी है, प्रोग्रामर को चेक करनी है। ठीक है, अब पढ़ो लॉजिकल एरर क्या होती है। देखिए, ऑन कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम डिजायर्ड आउटपुट इज नॉट ऑब्टेन्ड। जो चाहिए था आउटपुट, वो आउटपुट आपको नहीं मिला। व्हेन सर्टेन इनपुट वैल्यूज आर गिवन, तो वो कौन सी एरर हुई, लॉजिकल एरर, है ना। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। चलिए, अब अगली टाइप की एरर क्या है बेटा, सिमेंटिक एरर। सिमेंटिक एरर कब आती है, जब हम प्रोग्राम को लिखने में कहीं कुछ गलतियां कर देते हैं। कैसे, दिस अकर व्हेन द स्टेटमेंट्स रिटन इन द प्रोग्राम आर नॉट मीनिंगफुल टू द कंपाइलर। क्या मतलब है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मुझे लगता है एग्जाम्पल से आपकी अंडरस्टैंडिंग पहली बार में समझ में सही आएगा। देखिए, अब सपोज इसका एग्जाम्पल लेते हैं। हमेशा एग्जाम में जब भी कोई किसी टाइप की एरर आए, ये एक प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट है, कोई भी चीज आपसे पूछी जाती है तो इट इज ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू राइट अ सिंगल कोड फॉर दैट टू मेक देम अंडरस्टैंड कि आपको उस लॉजिक के बारे में पता है। कोई भी चीज अगर आप लिखेंगे ना, तो अगर आप कोड की हेल्प से लिखेंगे तो इट वुड बी बेटर टू ट्रांसफॉर्म। ठीक है बेटा। तो देखो, सिमेंटिक एरर का मतलब क्या हुआ कि आपने लिखा मेन, और मेन के बाद मैंने यहां लिखा इंट a इज इक्वल टू सपोज 10, b इज इक्वल टू 20 और c। और मुझे क्या करना है, मुझे a और b दोनों को ऐड करके इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को c में स्टोर कराना है ना। मैंने क्या लिख दिया, a प्लस b इज इक्वल टू c, ये मैंने लिख दिया। और फिर इतना काम मैंने किया। अब देखो, क्या मैंने ये सही किया, जितने भी प्रोग्राम्स आपने अभी तक देखे हैं, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है, नहीं जी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक नहीं है।
क्या प्रॉब्लम है इस स्टेटमेंट में कि ये जो स्टेटमेंट है ये कहेगी कि एल वैल्यू रिक्वायर्ड, मतलब इट शुड बी क्या होनी चाहिए, ये C इज इक्वल टू A प्लस बी, इट शुड बी C इज इक्वल टू A प्लस बी। आपने लिखा क्या है, A प्लस बी इक्वल टू C, क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में वो वेरिएबल आना चाहिए जिसके अंदर आप A प्लस बी को ऐड करके डालेंगे। मैंने पहले भी बताया था, प्रोग्राम में, कंप्यूटर में ऐसे स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है ना। अगर आपने लिखा कि ये आपने लिखा तो इसका मतलब क्या है कि A और B दोनों को ऐड करो और जो रिजल्ट आए उसको लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर करा दो। अब ये क्या कह रहा है कि C को कहां स्टोर करें, कहां स्टोर करें? A प्लस बी कोई वेरिएबल है? नहीं, वेरिएबल तो या तो A है या B है, ये तो एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन के अंदर कहां स्टोर करें? एक्सप्रेशन को कोई मेमोरी नहीं मिलती, मेमोरी किसे मिलती है? वेरिएबल को। ठीक बात है ना। तो इसका मतलब जब हम ऐसा कोई स्टेटमेंट लिख देते हैं जो कि कंपाइलर को समझ ही नहीं आता कि ये लिखा क्या है, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है, तो ऐसे एरर्स को हम सिमेंटिक एरर्स कहते हैं, है ना। लॉजिक कुछ नहीं है, लॉजिक की प्रॉब्लम नहीं है, 2 नंबर को ऐड करके तीसरा नंबर बन रहा है, लॉजिक ठीक है। सिंटेक्स में प्रॉब्लम नहीं है, जैसे जैसे आपने कोई सेमीकोलन, कहीं कोई ब्रैकेट मिसिंग नहीं है, लेकिन जो सिमेंटिक अंडरस्टैंडिंग है, कंपाइलर को ये पता है कि भाई आपका जो जितनी भी वेरिएबल्स हैं वो ऐड होके राइट साइड में आएंगे, जो रिजल्ट होगा वो लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल में आएगा, वहां आपने गलती कर दी, तो इस टाइप के एरर को कहते हैं सिमेंटिक एरर। ठीक है बेटा, तो ये हमने डिफरेंट टाइप्स की कुछ एरर्स पढ़ी। जैसे एक बार और देख लीजिए, देखिए कौन कौन सी एरर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहली एरर थी हमारी सिंटेक्स एरर, है ना, जो कब जनरेट होती है, इसका ये एग्जांपल है। फिर हमने बात की रन टाइम एरर के बारे में, जो कि एग्जीक्यूशन के टाइम पर आ जाती है। फिर लिंकर एरर के बारे में बात की, एक एग्जांपल आप याद रखिएगा कि मेन को ही अगर हमने कैपिटल M यूज कर लिया तो इस टाइप की एरर जो है वो आपकी लिंकर एरर है। फिर उसके बाद लॉजिकल एरर, मतलब प्रोग्राम को लिखने में प्रोग्रामर ने जो सॉल्यूशन बनाया उसने सॉल्यूशन गलत बना दिया, उसने जो फॉर्मूला यूज किए या जो टेक्निक यूज की वो सही नहीं है, वो एक्चुअली उस तरह से काम नहीं कर रही जो करना चाहिए, जो आउटपुट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, तो उस टाइप के एरर को लॉजिकल एरर कहते हैं। सिमेंटिक एरर कौन सी है? जो कंपाइलर समझ नहीं पाता कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपकी इंस्ट्रक्शन जो है उसको लिखने का तरीका आपका गलत होता है, ऐसी एरर को हम सिमेंटिक एरर कहते हैं। तो दीज आर बेसिक 5 टाइप्स ऑफ एरर्स। कोई आपसे पूछे एग्जाम में तो आप इन 5 तरह की एरर्स को, या कोई 1 2 या किसी में डिफरेंस पूछे तो विद एग्जांपल आपको ये समझाना है, ठीक है। चलिए अब यहां से हम क्या पढ़ रहे हैं, हमें ये समझना है कि जब हम कोई सी प्रोग्राम बनाते हैं तो जितनी भी चीजें हम उस प्रोग्राम में लिखते हैं उन सब चीजों का क्या मतलब है, उनका क्या पर्पस है, वो क्या काम करती हैं, ठीक है। इन सारी बातों को समझने से पहले एक छोटा सा यहां पर मैं चाहूंगी कि मैं एक एग्जांपल लूं। देखिए सपोज मैंने लिखा, एक सिंपल सी प्रोग्राम बनाती हूँ जिसमें मैं 2 नंबर को वेरिएबल को डिक्लेयर करूंगी, उन दोनों की वैल्यू को यूजर से पूछूंगी और फिर उनको ऐड करा के प्रिंट करा रही हूँ, ठीक है। देखिए तो एक प्रोग्राम हमने लिया, हैश इंक्लूड stdio.h और फिर उसके बाद मैंने लिखा void main, फिर int a और सपोज b c, 3 वेरिएबल मैंने लिए, है ना। सीधी सीधी बात हम कर रहे हैं, यही इस तरह से ले लो कि हमने यहीं पर इनको वैल्यू दे दी, a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है और c। ये मैंने क्या किया बेटा, मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, जैसे ही हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उसकी इनिशियल वैल्यू भी हम साथ साथ देते हैं कि मेमोरी स्पेस बना, उस मेमोरी स्पेस का नाम होगा a और उसमें इनिशियली क्या स्टोर हो गया 10। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया a, है ना, जिसमें स्टोर कर दिया 10 और दूसरा वेरिएबल बनाया b जिसमें स्टोर हो गया 20 और एक तीसरा वेरिएबल है c। अभी हमारे जितना हमने अभी तक पढ़ाई की है, जितनी बातें अभी तक हमें पता है उसके हिसाब से अभी हमने इसमें कोई वैल्यू नहीं डाली, हमें नहीं पता इसमें अभी कुछ है या नहीं, वो हम अभी जैसे जैसे पढ़ेंगे हमें अपने आप समझ में आता चला जाएगा कि इस टाइम इसमें क्या स्टोर है, ठीक है। लेकिन हमने इसमें अभी कुछ स्टोर नहीं किया, हमारे हिसाब से एक प्लेस होल्डर की तरह हमने इसको मेमोरी में बुक कर लिया और उस मेमोरी स्पेस का नाम कर दिया सी, ठीक। अब हमें क्या करना है कि ए और बी दोनों को ऐड करके हमें सी के अंदर उसका रिजल्ट डालना है। तो मैंने क्या किया, ए प्लस बी करके सी के अंदर मैंने इसका रिजल्ट डाल दिया और वैल्यू सी की मैंने प्रिंट कर दी, है ना। क्या लिखा, द सम इज इक्वल टू परसेंटाइल डी और सी, इसका सम जो था उसे
प्रिंट कर दिया और उसके बाद मैंने कर दिया क्लोज। अब आप देखो, जब हम ये प्रोग्राम पूरा बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि जब कोई भी कोड लिखा जाता है तो कोड में किन किन चीजों का यूज करके आपने ये प्रोग्राम को बनाया। देखो, ध्यान से देखो, इस पूरे प्रोग्राम को लिखने में आपने एक तो ए से लेके बी तक की अल्फाबेट्स यूज की है ना, सॉरी, ए से लेके जेड तक की अल्फाबेट्स यूज की हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू जेड स्मॉल लेटर्स में। आप कैपिटल में भी कर सकते हैं, मतलब आप कैपिटल ए कैपिटल बी भी ले सकते थे, ठीक है। तो मतलब कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक की भी सारी अल्फाबेट आप इस प्रोग्राम में ले सकते हैं। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपने यहाँ कैपिटल ए लिया है ना, तो पूरे प्रोग्राम में आपको कैपिटल ए ही यूज करना है, क्योंकि सी जो है वो केस सेंसिटिव है। क्या है? सी इज अ, ये यहां पे लिख देते हैं, सी इज अ C programming language is case sensitive. केस सेंसिटिव का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई चीज आपने लोअर केस में लिखी तो वो पूरे प्रोग्राम में लोअर केस में ही यूज होगी। अगर कोई चीज आपने अपर केस में लिखी तो पूरे प्रोग्राम में वो अपर केस में ही इस्तेमाल की जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो प्रोग्राम है इसमें हम लोअर केस के लेटर ए टू जेड यूज कर सकते हैं और अल्फाबेट कैपिटल ए टू कैपिटल जेड भी हम यूज कर सकते हैं। चलो, ये हम यूज कर पाएंगे। और आपको क्या दिख रहा है? डिजिट्स दिख रही हैं, देखिए 0 से लेके 1 2 3 4 9 तक की डिजिट्स हम यूज कर सकते हैं, है ना। तो क्या लिखे? डिजिट्स यूज कर सकते हैं 0 to 9। दूसरी चीज ये भी समझ में आ रही है हमें। और अल्फाबेट्स और डिजिट्स के अलावा हमने क्या यूज किया? देखिए, कुछ स्पेशल सिंबल्स यूज कर रहे हैं हम, जैसे ये ब्रैकेट्स यूज कर रहे हैं, ये वाले ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, ये हैश हमने यूज किया, ये सिंगल कोट यूज किया, ये सेमीकोलन यूज किया, ये इक्वल टू यूज किया। ये क्या है? ये वो है जो हमारे कीबोर्ड में कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो कि ये अल्फाबेट्स और नंबर से अलग है। अल्फाबेट और नंबर को छोड़ के और जो स्पेशल सिंबल्स हैं हमने वो भी अपने प्रोग्राम में यूज किए हैं। तो इसका मतलब कुछ स्पेशल सिंबल्स, है ना, स्पेशल सिंबल्स भी यूज किए हैं हमने। स्पेशल सिंबल्स कहते हैं इन्हें, जैसे हैश, कॉमा, सेमीकोलन और इक्वल और ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, ये वाला ब्रैकेट। एक बात है ना बेटा, दिस सिंबल, ऑल दीज सिंबल्स आर, व्हाट आर दीज? दीज आर स्पेशल सिंबल्स। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई सी प्रोग्राम लिखते हो तो सी प्रोग्राम लिखने में कुछ बेसिक चीजें हैं जिन्हें हम, इन सबको हम क्या कहते हैं? उसका कैरेक्टर सेट। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश को लिखने में इंग्लिश अल्फाबेट उसका कैरेक्टर सेट है, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, जो भी आप इंग्लिश में लिखोगे उसमें लिखोगे। या कुछ स्पेशल सिंबल्स जो आप पंक्चुएशन के लिए यूज करते हैं, डबल कोट यूज करते हैं, फुल स्टॉप यूज करते हैं, एक्सक्लेमेशन यूज करते हैं, ऑल दोज आर कैरेक्टर सेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, है ना। तो ऐसे ही सी का जो कैरेक्टर सेट है वो क्या है? देखो अभ्यास, अब आपको देख के समझ आएगा क्या मतलब है। सी के कैरेक्टर सेट का मतलब है कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें यूज करके आप सी प्रोग्राम को लिखते हैं। क्या है? सबसे पहला लोअर केस लेटर्स, है ना, लोअर केस लेटर्स या अल्फाबेट्स, ऐसे ही इनको लेटर्स कह सकते हैं या अल्फाबेट्स कह सकते हैं, लोअर केस अल्फाबेट्स। अपर केस अल्फाबेट्स, ए टू जेड, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड। डिजिट्स कहां से कहां तक की? 0 से 9 तक की हम डिजिट्स यूज कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं, जो मैंने आपको कहा कि इन डिजिट और नंबर के अलावा जो भी सिंबल्स आपके कीबोर्ड में दिखाई देते हैं वो सारे कीबोर्ड हम सिंबल्स हम इसमें यूज करते हैं। व्हाइट स्पेस, व्हाइट स्पेस का मतलब है स्पेस, जो आपकी पूरी स्पेस बार होती है, आप स्पेस टाइप करते हैं तो जगह बन जाती है ना, स्क्रीन पे स्पेस बन जाता है, वो व्हाइट स्पेस भी यहाँ पर एक स्पेशल सिंबल ही है, ठीक है। तो आप टैब कर सकते हैं, टैब करते हैं तो मल्टीपल स्पेसेस जनरेट होते हैं, ठीक है। और वाइट एक सिंगल स्पेस करते हैं तो थोड़ा सा स्पेस बनता है, तो वो सारे के सारे सी के कैरेक्टर सेट का पार्ट होते हैं। तो देखिए, द 4 मेन कंपोनेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज। सबसे पहली चीज क्या है? कैरेक्टर सेट, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे कहा, जब अभी जो मैंने बात की कि सी लैंग्वेज का सबसे फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? कैरेक्टर सेट। किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए ये कुछ बेसिक कैरेक्टर्स हैं जो हमें हर बार प्रोग्राम में यूज करने होते हैं, ठीक बात है। ये तो हमें समझ में आ गया। क्या क्या यूज करेंगे? अल्फाबेट यूज करेंगे, लोअर केस, अपर केस, डिजिट 0 से 9 तक, और कुछ स्पेशल सिंबल्स जो इनके अलावा हमारे कंप्यूटर में मौजूद होते हैं, ठीक है। अब अगली चीज है इंपॉर्टेंट, टोकन। टोकन क्या होता है? टोकन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बहुत बार पूछा गया है।
टोकन क्या होता है, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उन सबको एक्सप्लेन करना, तो ये आपको समझना है। नेक्स्ट आपको यही सीखना है। अब देखो, इधर देखो, इस प्रोग्राम में देखो, ये तो मुझे समझ में आ गया कि ये जो स्पेशल सिंबल्स हैं, ये जो अल्फाबेट्स हैं, नंबर्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, सी का कैरेक्टर सेट हैं जिन पे हम काम करते हैं, है ना। अब देखो, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर अगर मैं कुछ चीजों को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करूं, मतलब ये पूरा प्रोग्राम है, इसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दूं, छोटे छोटे टुकड़े करके मैंने उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और वो स्मॉलेस्ट पीस ऑफ दिस पर्टिकुलर कोड, स्मॉलेस्ट यूनिट और स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोड, जिसका कुछ मीनिंग है, जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, उसे हम कहेंगे टोकन। रिपीट कर रही हूं, ध्यान से सुनिए। इस पूरे कोड को बनाने के लिए हमने अल्फाबेट, नंबर, स्पेशल सिंबल यूज किए हैं। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल अलग अलग चीजों को कंबाइन करते जाएंगे, या हम ये कह दें कि हम कॉन्क्रीट लेवल पर इसको तोड़ देंगे कोड को, और फिर हम ये देखेंगे कि हमें क्या क्या चीजें ऐसी मिली जिनको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, है ना। स्मॉलेस्ट एंटिटी इन द कोड विच हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग एंड विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इज कॉल्ड एज टोकन। देखिए कैसे। अब इधर देखो, दिस हैश हैज अ मीनिंग, इट इज अ स्पेशल सिंबल, hash is a special symbol, this is a token. Include is a keyword, what is this include, this is a keyword. कीवर्ड कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, अभी मैं आऊंगी कीवर्ड पर, कीवर्ड कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका मीनिंग फिक्स होता है आपके प्रोग्राम में। तो जैसे इंक्लूड लिखा है, तो आप इंक्लूड को और किसी जगह यूज नहीं कर सकते, आप इंक्लूड नाम का कोई वेरिएबल नहीं बना सकते। यूजर जब भी प्रोग्राम बनाएगा तो वो इंक्लूड नाम का कोई ऐसी नई चीज जनरेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इंक्लूड का मतलब सी की लाइब्रेरी में पहले से लिखा है, और इंक्लूड जिस काम के लिए यूज किया जा सकता है वहीं आप इसे यूज करेंगे। तो कीवर्ड कौन से होते हैं? कीवर्ड कुछ प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग सी की जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी मतलब सी के पास एक बहुत रिच सेट ऑफ लाइब्रेरी है जिसमें कुछ बनी बनाई चीजें पहले से लिखी हैं। तो इसी तरह ये जो कीवर्ड्स हैं, 32 कीवर्ड्स हैं टोटल पूरी सी में। कितने कीवर्ड्स हैं? 32 कीवर्ड्स हैं पूरी सी में, 32 कीवर्ड्स हैं। बताऊंगी अभी मैं इसी प्रोग्राम में कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, ठीक है बेटा। तो वो कीवर्ड जो है उनके मीनिंग जो है वो प्री डिफाइंड है। अब आप उन कीवर्ड्स को उठा के, ऐसा नहीं है कि कहीं भी आपने उठाया और कीवर्ड को आपने यूज कर लिया, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो ये हो गया कीवर्ड। फिर ये होगी आपकी हेडर फाइल, फिर ये वॉइड, ये है डेटा टाइप। ये जो वॉइड है, दिस वॉइड इज अ डेटा टाइप, है ना। बहुत सीधा सीधा अभी मैं समझते चलो। उसके बाद ये जो इंट है, दिस इज ऑल्सो अ कीवर्ड, दिस इंट इज अ कीवर्ड, है ना। इसको अभी डेटा टाइप मत समझो, अननेसेसरी कंफ्यूज हो जाओगे। वॉइड को भी समझ लो कि दिस इज ऑल्सो अ कीवर्ड, वॉइड भी कीवर्ड है। ए क्या है? ए इज एन आइडेंटिफायर, ए इज आइडेंटिफायर। अभी मैं इन सब का मतलब आपको बताऊंगी। अभी मैं सिर्फ ये कोशिश कर रही हूं कि इस प्रोग्राम में हम डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कर लें। ये आइडेंटिफायर है। ये इक्वल टू क्या है? इक्वल है ऑपरेटर, ये ऑपरेटर है। ये 20 क्या है? ये 20 है नंबर या वैल्यू या डिजिट, कुछ भी कह सकते हो आप, नंबर, है ना। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट। इसमें 2 और 0 दो चीजें हैं, ठीक बात है। चलिए, अब ये क्या है? ये एक्सप्रेशन है। किससे बना है? अल्फाबेट से मिलके बना है। और ये देखो ऑपरेटर्स हैं, ये स्पेशल सिंबल्स हैं। तो कुल मिला के ये क्या है? एक यूजर बिल्ट इन फंक्शन है, ये एक स्ट्रिंग है पूरी, और फिर ये ब्रैकेट है, और फिर ये सेमीकोलन है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें अपने पूरे प्रोग्राम में से वो सारी चीजें आइडेंटिफाई करनी है जिनका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है और जिनको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। उन सारी चीजों को हम क्या कहते हैं बेटा? टोकन। तो एक क्या हुआ टोकन? कीवर्ड इज अ टोकन, कीवर्ड को हम ब्रेक नहीं कर सकते। इंट लिखा है तो इंट को पूरा लिखेंगे, आई एन अलग और टी अलग नहीं लिख सकते, और इस इंट को इसके अलावा कहीं यूज भी नहीं कर सकते। जिस पर्पज के लिए यूज होना है वही यूज करेंगे। तो ये कीवर्ड हो गया। ये हो गया आइडेंटिफायर, ये भी एक टोकन है, किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। ये हो गए नंबर्स, ये हो गए कॉन्स्टेंट्स, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स, ये भी टोकन्स हैं। कांस्टेंट मतलब जिनकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो इस तरह से हमें डिफरेंट डिफरेंट टोकन अब पढ़ने हैं कि हम अपनी प्रोग्रामिंग में कितने तरह के टोकन्स जो होते हैं उनको यूज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। तो टोकन क्या हुआ देखो,
देखिए क्या है टोकन, देखो द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन द प्रोग्राम इज नोन एज टोकन। इंपॉर्टेंट है, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज टोकन। स्मॉलेस्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। अगर कोई कांस्टेंट लिखा है 2020 तो उसको हम फर्दर 20 में डिवाइड नहीं कर सकते, फिर वो दोनों अलग अलग चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो अब देखो कितनी तरह के टोकन है, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला टोकन क्या है? कीवर्ड, दूसरा आइडेंटिफायर, तीसरा कांस्टेंट, चौथा स्ट्रिंग, फिर पांचवा ऑपरेटर और छठा है आपके स्पेशल सिंबल जो हमने यूज किए, है ना। ये सारे के सारे 6 टाइप के हमारे टोकन्स होते हैं। अब देखो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कीवर्ड की बात करते हैं। कीवर्ड क्या होता है? जो मैंने अभी आपको बताया कि दीज आर 32 रिजर्व्ड वर्ड्स हैविंग प्री डिफाइंड मीनिंग दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। 32 वर्ड्स ऐसे हैं जिनका मतलब सी की लाइब्रेरी में पहले से डिफाइंड है, हम उनके मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते। तो हम उन्हें डायरेक्टली जहां पर वो यूज होंगे, जिस पर्पस के लिए वो बनाए गए हैं, वहीं पर हम उन्हें यूज करेंगे। हम अपनी मर्जी से उनका कोई यूज नहीं कर सकते, उनका मीनिंग चेंज नहीं हो सकता। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी समझ लीजिए, जो जो लिखे हैं उनको याद रखिए। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि ये कीवर्ड्स हैं। ठीक है बेटा, तो एग्जाम्पल के लिए ऑटो, लॉन्ग, कैर, शॉर्ट, ये आपने जो पढ़े ये कीवर्ड्स होते हैं। या अभी तक जो आपने जाने वो भी कीवर्ड्स होते हैं, उनको भी हम मेंशन कर देते हैं ताकि आपको पता चले। जैसे वॉइड, वॉइड इज अ कीवर्ड, है ना, वॉइड। इंट, इंट इज अ कीवर्ड। ठीक, फ्लोट, ये आप पढ़ चुके हैं, है ना। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी नजरों से निकल चुकी हैं, तो ये भी कीवर्ड होते हैं। इनका मतलब भी ये क्या करते हैं, किसी भी चीज को इंटीजर बनाने के लिए काम करते हैं कि हम कोई वेरिएबल बनाएंगे तो वो इंटीजर वेरिएबल होगा, अभी तक जो हमने समझा उस हिसाब से। तो इनके मीनिंग सी की लाइब्रेरी में पहले से डिफाइंड है, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। चलिए अब नेक्स्ट है आपके आइडेंटिफायर। ये एक ऐसी चीज है जिसे आपको समझना है, अच्छे से समझना है कि आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है। देखिए देखिए, जैसे मैंने अभी यहां पे कहा कि मैंने लिखा मेन आइडेंटिफायर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एन आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर है क्या और उसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। देखिए जैसे मैंने ये लिखा मेन, और मेन के अंदर मैंने कहा इंट ए एरिया, दो वेरिएबल मैंने लिए। ठीक है, यहां मैंने अपना कोई भी कोड लिखा, कुछ भी काम हम कर रहे हैं। अब इन दोनों का ये क्या मतलब हुआ? मैंने क्या कहा, ए और एरिया, क्या ये पहले से बने हैं? नहीं। सी की लाइब्रेरी में दो वेरिएबल, जैसे लेट अस अज्यूम एक्स, मैं अगर अपना कोई मैथमेटिकल सम कर रही हूं तो उसमें मैंने कहा लेट अस अज्यूम एक्स, हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो एक्स में चली जाएगी, है ना, वो तो हमने अपने लिए अज्यूम किया था। अब ये जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं ए और एरिया, दो वेरिएबल मैंने लिए। वेरिएबल का मतलब है क्या, कि वो ऐसी लोकेशन जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है ना। जैसे ही मैंने ये लिया, चलो हम ए की एग्जांपल लेते हैं, ए, मान लो मैंने ए लिया, इंट ए, तो इसे क्या कहते हैं, जिसे मैंने पहले भी आपको बताया था, दिस इज कॉल्ड एज डिक्लेरेशन। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड डिक्लेरेशन, है ना, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल ए या डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल ए, है ना, कि हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि हम एक वेरिएबल है ए जिसको अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे। अब मेमोरी में क्या होता है, मेमोरी में इसकी जो पिक्चर है वो क्या बनेगी कि ये ए है और इसके अंदर कोई वैल्यू हम जाके स्टोर कर पाएंगे। ठीक है, तो अब देखो ये जो वेरिएबल है इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर हो सकती है, तो इसका मतलब ये जो वेरिएबल है ये एक प्लेस होल्डर की तरह काम कर रहा है जिसके अंदर हम कोई इंटीजर वैल्यू को स्टोर करा पाएंगे। तो इंट ए का मतलब क्या हुआ कि ए इज द नेम ऑफ अ मेमोरी लोकेशन ऑन विच वी कैन स्टोर सम इंटीजर वैल्यू। व्हाट इज दिस? ए इज द नेम ऑफ अ मेमोरी लोकेशन ऑन विच वी कैन स्टोर सम इंटीजर वैल्यू। ठीक बात है, तो क्या है ए, क्या है अब लिखो, तो ए इज द name of memory location
on which, है ना, on which we can store an integer value. What is this name? What is this A? A is the name of a memory location on which we can store some integer value. अब ये तो हो गई मेमोरी लोकेशन जिसमें हमको इंटीजर स्टोर करा सकते हैं। इस मेमोरी लोकेशन का नाम क्या है? ए। तो ए किस चीज को आइडेंटिफाई कर रहा है? इस मेमोरी लोकेशन को। मेमोरी लोकेशन का मतलब क्या हुआ कि ये पूरी आपकी रैम है, रैम के अंदर एक छोटा सा ब्लॉक इस ए को मिला जिसके अंदर ए की वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी, है ना। तो कि कुछ एड्रेस होगा, इसका जो भी एड्रेस है, अभी हमें इससे कोई मतलब नहीं, कहीं भी जाके स्टोर हो सकता है ये। हमें बस ये पता है कि मेमोरी में कहीं तो एक स्पेस हमें मिला और उस स्पेस का आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे? ए से। हम बोलेंगे ए, तो इसका मतलब हम उसी मेमोरी लोकेशन की बात कर रहे हैं, उस मेमोरी लोकेशन पे जाके वैल्यू को हम स्टोर करेंगे। तो दिस ए। अब दूसरी चीज क्या है? ए इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द मेमोरी लोकेशन, है ना। A is being used to identify the memory location. So A is actually the identifier of that value. A क्या हुआ? आइडेंटिफायर। A आइडेंटिफाई करता है कि इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पर हम कोई वैल्यू स्टोर करेंगे। इस मेमोरी लोकेशन को पहचानने के लिए इसका नाम हमने दिया A। जैसे मेरा नाम है निधि, आपका कुछ पर्टिकुलर नाम होगा जो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है, उसको हम कहते हैं आइडेंटिफाई। तो इसका क्या मतलब हुआ कि देखो सी में बहुत सारी चीजें पहले से बनी हुई हैं, है ना, इनबिल्ट है, उन्हें हम क्या कहते हैं? इनबिल्ट। जो फंक्शन, जो मेथड, जो भी चीजें हैं, जैसे कीवर्ड्स हैं, वो सारे पहले से बने हुए हैं, उन्हें हम कहेंगे इनबिल्ट या बिल्ट इन। क्या कहेंगे? इनबिल्ट या बिल्ट इन, जो कि पहले से बने हैं। कैसे कहेंगे? देखिए, थिंग्स या बिल्ट इन, बिल्ट इन क्या कहा जाएगा? कंस्ट्रक्ट्स या थिंग्स या कुछ भी कह लीजिए। कंस्ट्रक्ट्स, कंस्ट्रक्ट मतलब कोई भी चीज दैट कंस्ट्रक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल इन सी लाइब्रेरी। सी लाइब्रेरी में कंस्ट्रक्ट्स जो पहले से अवेलेबल हैं उन्हें हम कहेंगे बिल्ट इन, है ना। और यूजर डिफाइंड क्या होते हैं? यूजर डिफाइंड किसे कहते हैं? डिफाइंड बाय द यूजर या फिर और प्रोग्रामर। यूजर कौन होता है? यूजर। प्रोग्रामर इज द यूजर। ठीक बात है। तो दो तरह की चीजें हैं, एक तो है जो पहले से बनी हुई है, दूसरी है जो यूजर डिफाइन होती है ना। तो ये जो पहले से बनी है, जैसे कि हमने कहा, इनके एग्जाम्पल कौन से हो गए? ये कौन से हो गए? जैसे कीवर्ड्स, है ना, प्रिंटफ, स्कैनफ, ये सारे वो है जो पहले से बने हैं। ठीक बात है। ये सब वो है जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं। यूजर डिफाइंड कौन से हैं? जो हम बना रहे हैं। वेरिएबल्स। यूजर डिफाइंड कौन से होते हैं? देखो, वेरिएबल्स क्या है? एग्जाम्पल वेरिएबल्स अभी के लिए एरेज, एरे नेम्स। इस तरह से अभी समझ के चलो। तो क्या हुआ? कुछ चीजें पहले से बनी हैं और कुछ चीजें हम बनाएंगे। जो हम बनाएंगे प्रोग्रामिंग करते हुए वो है यूजर डिफाइंड, और जो पहले से बना हुआ है वो है इनबिल्ट। अब ये जो जितने भी हम वेरिएबल बनाते हैं, ये वेरिएबल तो यूजर बनाता है ना, हम बनाएंगे। तो जब हम इन वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे या लिखेंगे तो हम इनका कुछ नाम देंगे। अब ये नाम, इस पर्टिकुलर मेमोरी जो ये वेरिएबल बनाया, इसका नाम ए है। ये किसने डिसाइड किया? मैंने डिसाइड किया। इसका नाम मैं एक ही जगह एक्स ले लूं, वाई ले लूं, पी ले लूं, क्यू ले लूं, कुछ भी ले लूं, है ना। इसका नामकरण कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। इसका नामकरण कौन करेगा? प्रोग्रामर करेगा। तो प्रोग्रामर ने आइडेंटिफायर को क्रिएट किया अपने हिसाब से, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। पहली इंपॉर्टेंट चीज, तो दिस ए इज कॉल्ड एज आइडेंटिफायर। व्हाट इज दिस? दिस ए इज कॉल्ड एज
identifier. This A is an identifier. ठीक है ना, A जो है वो एक आइडेंटिफायर है जो एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने का काम करता है। अब इस A का जो नाम है, ये जो नाम है, ये इसका नाम क्या रखना है, ये कौन डिसाइड करेगा? हम डिसाइड करेंगे ये भी। चलिए देखिए क्या है, रूल्स फॉर नेमिंग एन आइडेंटिफायर। क्या हो गया? रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर। रूल्स फॉर नेमिंग एन आइडेंटिफायर क्या होते हैं भाई? पहला, सबसे बड़ी बात आपको, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात क्या समझनी है कि इट कैन बी, पेन का अगर चेंज कर लेते हैं, पहला, इट विल बी any combination of alphabet, ध्यान से समझना बेटा, अल्फाबेट, नंबर और जो स्पेशल सिंबल है। देखो कैरेक्टर सेट में क्या क्या आता है? अल्फाबेट आते हैं ए से लेके जेड तक, स्मॉल हो कैपिटल हो कुछ भी हो सकते हैं, है ना? क्या क्या हो सकते हैं? स्मॉल ए टू स्मॉल जेड और कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, ये अल्फाबेट हो गए। नंबर हो गए आपके 0 से लेके 9 तक। और जो स्पेशल सिंबल है उसमें सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर अलाउड है, अंडरस्कोर, अंडरस्कोर इज अलाउड। अंडरस्कोर क्या होता है? ये अंडरस्कोर, ये जो आप अपने देखते हैं, मान लीजिए इस तरह से जो हम अंडरस्कोर, दिस इज अंडरस्कोर, दिस अंडरस्कोर इज अलाउड। ठीक है, अब देखो यहां पर हम जब कोई भी नाम लिखेंगे तो अब ये तो हुआ कि जब भी हम कोई वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो उसमें ये 3 चीजें हो सकती हैं। ऐसा तो नहीं है कि तीनों हो, अल्फाबेट, नंबर, अंडरस्कोर, ऐसे भी हो सकता है, कोई 2 हो कोई 1 हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन अगला जो रूल है वो क्या है? इट शुड स्टार्ट with either alphabet और अंडरस्कोर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना? कॉम्बिनेशन तो कुछ भी ले लो, लेकिन जो आइडेंटिफायर का नाम होगा ना वो या तो अल्फाबेट से शुरू होगा या फिर अंडरस्कोर से शुरू होगा। चलो हम एग्जांपल्स लेते हैं कौन कौन से वैलिड हैं और कौन से वैलिड नहीं। ठीक बात है, चलो देखो मैंने लिखा सपोज इंट, आइडेंटिफायर का नाम लिखा मैंने ABC10 अंडरस्कोर। क्या ये वैलिड है? क्यों? क्योंकि देखो ABC अल्फाबेट्स हैं, ये नंबर्स हैं 10 और ये अंडरस्कोर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या ये नंबर से शुरू हो रहा है? नहीं, इट शुड नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, या तो अंडरस्कोर आना चाहिए या फिर अल्फाबेट आना चाहिए, वैलिड है। अगला A_102 अंडरस्कोर, क्या ये वैलिड आइडेंटिफायर का नाम है? किसी भी चीज का वैलिड नाम है? वैलिड है। इनका ही कॉम्बिनेशन है, लेकिन क्या है, किससे स्टार्ट हो रहा है? अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इंट, अब लिखो 2AB3, क्या ये वैलिड है? नहीं जी, ये वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो स्टार्ट हो रहा है नंबर से, है ना, डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, डिजिट से स्टार्ट ये नहीं हो सकता। ठीक, ये वैलिड नहीं है। इंट, अब मैंने कहा कि A_B_C_D और हैश, क्या ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है? नहीं, ये जो हैश है ये तो इसमें आ ही नहीं सकता, है ना। स्पेशल सिंबल में सिर्फ और सिर्फ क्या अलाउड है? अंडरस्कोर अलाउड है। तो ये कहने का मतलब क्या हुआ कि ये कुछ नेमिंग कन्वेंशंस हैं, जब भी आप प्रोग्राम बनाएंगे तो आप आइडेंटिफायर का नाम रखेंगे और वो नाम रखते समय आपको ये बात ध्यान रखनी है। और बेटा ये भी याद रखना है कि जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो जो आइडेंटिफायर का नाम है ना वो रेलेवेंट रहे। ऐसा ना हो कि आइडेंटिफायर आपने किसी भी, जैसे मान लो आप रेडियस कैलकुलेट कर रहे हैं तो रेडियस के लिए आपने आर ले लिया, जो पता चल रहा है कि आप एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए आपने उसी नाम का उसका कोई इनिशियल ले लिया। बहुत कॉम्प्लिकेटेड आइडेंटिफायर नेम्स लेने की एक अच्छी गुड प्रैक्टिस नहीं मानी जाती। ठीक है, तो सिंपल 1 या 2 लेटर का आप आइडेंटिफायर ले सकते हैं। तो ये आपकी थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई आइडेंटिफायर की। एक बार देख लीजिए, इट रेफर्स टू द यूजर डिफाइंड नेम्स ऑफ वेरिएबल, फंक्शंस, एरेज। अभी हम आगे देखेंगे जो भी चीज यूजर बनाता है,
यूजर ने जो भी चीज, जिस भी चीज का नाम यूजर ने रखना है, वो जो नाम होगा उसे हम कहेंगे आइडेंटिफायर। कोई भी नई चीज हम बनाएंगे, उसका जो नाम हम रखेंगे उस नाम को हम कहेंगे आइडेंटिफायर। और इट इज मेड अप ऑफ लेटर्स, मतलब अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। और दूसरी क्या चीज है, इट मे स्टार्ट विद ईदर अल्फाबेट्स और अंडरस्कोर। अल्फाबेट्स मे स्टार्ट विद ईदर अल्फाबेट और अंडरस्कोर। एग्जाम्पल जैसे वैलिड आइडेंटिफायर्स क्या हुए, वैलिड और इधर रख लो इनवैलिड, है ना। ये ए बी सी 1 2 ये सब वैलिड आइडेंटिफायर्स हैं। ए बी अंडरस्कोर लगा लो, है ना। इनवैलिड क्या है, 1 ए बी, दिस इज इनवैलिड। और फिर आपका इधर वैलिड इधर इनवैलिड, 1 ए बी और ए बी हैश, करेक्ट। और मान लो अंडरस्कोर ए बी, दिस इज ऑल्सो वैलिड, ठीक है। इसमें आइडेंटिफायर के नाम में स्पेस भी नहीं हो सकता, बी ए बी मान लो यहाँ लिखा मैंने, सपोज मैंने यहाँ लिखा अंडरस्कोर और उसके बाद मैंने यहाँ लिखा A1, तो दिस इज ऑल्सो नॉट वैलिड। बाय, बिकॉज आपने अंडरस्कोर और ए के बीच में व्हाइट स्पेस दे दिया। व्हाइट स्पेस क्या है, व्हाइट स्पेस भी बेटा यहाँ पर क्या होता है, स्पेशल सिंबल होता है, तो दिस इज ऑल्सो इनवैलिड, दिस व्हाइट स्पेस इज नॉट अलाउड। ओके, तो ये भी इनवैलिड हो गया आपका। तो अब कंसर्न क्या है कि जब भी आप किसी भी चीज का नाम रखें, यूजर डिफाइंड नेम्स, तो उन टाइम पर आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। और ये चीजें एग्जाम में भी पूछ ली जाती है कि आइडेंटिफायर क्या है, आइडेंटिफायर का नाम रखते हुए कौन कौन से नेमिंग कन्वेंशन है जो आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है आज का लेक्चर में अभी ये पार्ट 1 में बेटा मैं इतना ही रख रही हूँ। उसके बाद ये जो बची हुई चीजें हैं ये हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। और फिर इसके बाद ये सारा मटेरियल जब एक साथ हमारा कवर अप हो जाएगा, फिर हम इसके बाद जो इससे रिलेटेड जितनी भी जुड़ी हुई चीजें हैं उनको आगे एक एक करके पढ़ेंगे। और एकेटीओ में उनसे जुड़े हुए जो सवाल आते हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट 1 में कंप्लीट कर रही हूँ, इसी यहाँ जहां से इसी स्लाइड से, इसके नेक्स्ट स्लाइड से मैं आपका पार्ट 2 स्टार्ट करूंगी। ओके, तो पार्ट 2 में हम क्या डिस्कस करेंगे, ये कॉन्स्टेंट्स, यहां से इस वाली स्लाइड से कॉन्स्टेंट्स मैं पढ़ाना आपको स्टार्ट करूंगी। एंड दिस इज योर पार्ट 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर। ओके, तो स्टे ट्यून्ड। ओके बेटा।